नमस्कार, मैं डॉक्टर कुमार वरुण। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज का दिन यानी कि 5 जून हमारे लिए विशेष खास है, इसलिए क्योंकि 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान से जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया था। यह दिन भारतीय राजनीतिक इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित है। संपूर्ण क्रांति का आह्वान जेपी ने पूरे भारतीय राजनीति की दशा और दिशा को बदल दिया था। यह क्रांति को देखें तो महात्मा गांधी की समग्र क्रांति, लोहिया की सप्त क्रांति का ही अग्रिम विस्तार है। जेपी का संपूर्ण क्रांति भारतीय राजनीति के मूल को और उसकी चिंता को केंद्र में लाकर भारतीय आम जन तक पहुंच बनाने में इस क्रांति का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आज इस विषय पर जेपी से हमारा रिश्ता विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं, जो कि समाजवादी आंदोलन से निकले हैं। समाजवादी चिंतक और वर्तमान राज्यसभा सांसद वशिष्ठ नारायण सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आज के इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत और वंदन करता हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी से आज का विषय है जेपी से हमारा रिश्ता। जेपी भारतीय राजनीति में गांधी के बाद मूल्यों के संवाहक के तौर पर उन्हें याद किया जाता है, और गांधी के बाद यदि कोई महापुरुष भारतीय राजनीति को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया तो मुझे लगता है कि जेपी ने प्रभावित किया। और उस आंदोलन के साथ आपका एक गहरा जुड़ाव रहा है। जेपी ने आपकी पूरी राजनीतिक स्थिति को किस रूप में प्रभावित किया है? उनके साथ आपका व्यक्तिगत रिश्ता किस तौर में कैसा रहा है? आदरणीय वशिष्ठ नारायण सिंह जी। वरुण जी, आज मुझको बहुत प्रसन्नता हो रही है, खास करके उस आदमी के विषय में, उस व्यक्ति के विषय में चर्चा के लिए जी हमको आमंत्रित किया है। और मैं मानता हूँ कि बहुत कम ऐसे व्यक्तित्व होंगे जो जयप्रकाश के सामने तुलना के लिए रख दिया जाए। जी जयप्रकाश नारायण तो सदियों में कभी कभी हो आते हैं, इसलिए मैं समाजवादी जो चिंतक हो, जो नेता हो, समाजवादी धारा के विद्वान आदमी हो, इनको देखता हूँ तो लगता है कि जयप्रकाश के सामने किसी को खड़ा करना बड़ा मुश्किल है। और मुझको इस बात का गौरव है कि जयप्रकाश जी को नज़दीक से देखने का, समझने का और उनके निर्देशन में काम करने का मौका मिला है। जी जयप्रकाश जी से मेरा रिश्ता प्रारंभ हुआ, एक नेता थे हम लोगों के साथ ही, वो जयप्रकाश जी के साथ थे, काम करते थे, गांधी शांति प्रतिष्ठान। जी और जयप्रकाश जी के यहाँ जाना आना उनका बहुत ऊँचा था। वहाँ एक लाइब्रेरी थी, उस लाइब्रेरी में मैं प्रतिदिन जाता था, क्योंकि राजेंद्र नगर हॉस्टल नंबर 4 में मैं रहता था। तो वहाँ कभी कभी जयप्रकाश जी से जब वो मिलने जाते थे जी तो हमको भी साथ ले जाते थे। और जयप्रकाश जी के विषय में जो मेरी धारणा थी कि इतने बड़े राजनेता हैं
और निकट बैठने पर कितना सहज लगते हैं, कितना स्वाभाविक तरीका से इनसे बात होती है, जी किस आत्मीयता का आभास महसूस होता था। तो मेरी ललक, मेरी चाहत ये जरूर थी कि मैं जयप्रकाश नारायण के सामने समय समय पर जाऊं। तो यूँ कहा जा सकता है कि आपके प्रारंभिक जो कॉलेज का जीवन है उस दौर से ही आप जेपी के साथ जुड़ गए, जेपी के सजा जेपी से प्रभावित हो जी। गए। राजनीति में तो पार्टियों से भी जुड़े रहे, जी लेकिन जेपी में मैंने जो देखा और किसी नेता में मैंने नहीं देखा और किसी राजपुरुष में नहीं देखा। जयप्रकाश नारायण केवल राजनीतिज्ञ ही नहीं, राजनीतिक मनीषी भी थे। जी अब एक राजनीतिक मनीषी को मैं देखता था तो लगता था कि जितने लोग कहते थे जयप्रकाश जी से, इसे कहीं बहुत ऊंचा है। जिस स्तर का कोई व्यक्ति जाता था तो उसी स्तर पर वो बात करता। पटना विश्वविद्यालय की क्या हालत है, जी कभी यह पूछ लेते थे, कभी कि पटना कॉलेज की बात पूछ लेते थे, और उनके साथ जो बैठते थे तो हमारी इच्छा रहती थी कि कुछ देर तक बैठते रहें। लेकिन उतना ही देर तक एक चीज़ मैंने विशेषता देखी समय का, कि जितना देर के लिए वो भवेश जी को बुलाते थे उतना देर होते होते फिर जो जिनको वो समय देते थे जी फिर उसको बुलाने लगते थे। तो समय के प्रति प्रतिबद्धता उनकी बहुत देखी। ये तो है ही, लेकिन एक बात और है कि जेपी के साथ जो आपका रिश्ता रहा, आपका लगभग 50 वर्षों का राजनीतिक जीवन है, आपको उस जीवन में जेपी कहाँ याद आते हैं, किस रूप में जेपी याद आते हैं? देखिए, जयप्रकाश जी से रिश्ता नज़दीक का होने का कुछ और भी कारण है और कुछ उदाहरण भी हैं। और चूँकि पटना में कदम कुआं में उनका निवास था और 74 आंदोलन के पहले हम लोगों की गणना लोगों की नज़र में जुआ नेता की हो गई थी। लेकिन उससे मैं जाना कि आपकी जो राजनीतिक यात्रा रही उसमें जेपी आपको किस रूप में, आपके जीवन के भीतर किस रूप में मौजूद रहे? हमने उनकी सहजता, उनकी सरलता जी और छोटे व्यक्ति को भी किस स्तर पर उसके साथ बात करने की जो क्षमता मैंने विशेषता देखी, हमको वो अद्भुत व्यक्ति लगे है। हम जो पढ़ते थे, मैगजीन के शौकीन थे, पेपर भी पढ़ने का शौक बहुत था और जेपी के बाद के विषय में बहुत लोगों से सुनते रहते थे। जी जब उनके यहाँ जाने का मौका मिलने लगा अकेले, तो इतनी सहजता, इतनी आत्मीयता मैंने देखा। हमको ये नहीं मालूम था उस समय, मैं सिर्फ समझता था कि एक बहुत बड़ा आदमी जिसके विषय में हम लोग पढ़ते थे, सुनते थे, जी
उसके साथ स्वयं मुझको भी बैठने का मौका मिल जाता है। मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं कि जेपी के भीतर की जो संवेदनशीलता थी सब में ध्यान और जेपी के भीतर जो आम जन की लोगों के साथ जो संवाद करने की जो पूरी व्यवस्था थी, ये आप सही बात कर, तो वह संवाद करने की जो परंपरा आज आपके बीच है वो जेपी से आपने ग्रहण किया है। हाँ निश्चित रूप से। निश्चित रूप से मैंने यह भी देखा कि सारी चीजें सहज और स्वाभाविक तरीके से उनके यहाँ चलती रहती हैं। और आज का जो दिन भी है वो जेपी को याद करने का आज दिन का है। दिन भी है वो जेपी को याद करने का दिन है। और तो हम जेपी को याद दो वजहों से मूलतः हम करते हैं। एक तो उनके वैचारिक जो अवदान है भारतीय राजनीति को गांधी के बाद जिसने सबसे ज़्यादा वैचारिक रूप से संपन्न बनाया वह जेपी ही है, और एक जेपी आंदोलन। तो आप उस आंदोलन की पृष्ठभूमि को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, जब हम लोग आपस में मिलते थे, एक बात जो भ्रष्टाचार था और शिक्षा व्यवस्था का जो आपको मूल रूप से कहे, ये मौलिक मुद्दे थे और कोई राजनीतिक नेताओं से हम लोगों ने कोई वैसा निर्देश नहीं लिया था। उसके बाद फिर एक सामान्य बात थी कि विद्यार्थियों में रोष था और अपने ढंग की एक नई बिहार की यूथ की राजनीति में हुई कि वैसे मुद्दों को लिया जी जो राजनीतिक लोग लेते। लेकिन एक बात और है कि हम यह एक अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में इसका स्वरूप उभरा। यह तो बिहार और इसकी शुरुआत जहाँ तक मुझे याद है कि गुजरात के नव निर्माण आंदोलन से इसकी शुरुआत होती है, और वह वहाँ के मुख्यमंत्री जो थे उस समय तत्कालिक मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है और वह बिहार में आकर उसका एक अखिल भारतीय स्वरूप बना। उसकी वजह बिहार केंद्र होने की वजह क्या है? बिहार केंद्र होने की वजह है जेपी का अपना घर। जेपी रहते थे तो बिहार ही में, मूल राजनीतिक प्रयोग की भूमि भी बिहार रही है। प्रयोग की उनकी भूमि रही है, गांधी की भी रही है, गांधी की भी रही है, और दोनों को विचारों में बहुत हद तक साम्यता भी रही है, समानता भी रही है। जहाँ तक विचारों की समानता की बात की जाए तो मुझे लगता है, मैं व्यक्तिगत तौर पर कहता हूँ कि जेपी अपने अंतिम दौर में पूरी तरह से गांधीमय हो गए थे। देखिए शायद कोई ऐसा व्यक्तित्व तो मिलेगा जिसको आपने देखा कि जैसे कोई सत्य खोजना चाहता हो जी, वो जेपी जनता के लिए सबसे बेहतर क्या हो सकता है, जी, इसी खोज में अपना जीवन बिता दिया। और खोज वो प्रयोगवादी के तौर पर था कि इस व्यवस्था से, इस पद्धति से ये जनता के लिए सर्वोत्तम पद्धति नहीं हो सकती। फिर दूसरा प्रयोग भी उन्होंने किया, चूंकि उनकी पृष्ठभूमि थी उस कद की 42 में, तो देश में बहुत कम नेताओं को था, किसी नेता को। लेकिन एक और प्रश्न यहीं से उठता है, आप जो बोल रहे हैं उनकी जो पृष्ठभूमि थी कि भारतीय राजनीति को, पूरे संपूर्ण राजनीति को जेपी आंदोलन ने किस रूप से प्रभावित किया और कितना प्रभावित किया? देखिए, जेपी के पास अनेक समाजवादी नेता तो बड़ी संख्या में आते थे। जो गोली कांड हुआ पटना में 18 मार्च को, जी जी, उस गोली कांड के बाद हम लोग जेपी के पास गए। उसमें श्री राम बहादुर राय जी भी थे, जी, मैं भी था एक दो बार। तो उस गोली कांड की चर्चा हम लोगों ने उनसे किया कि सरकार ने बड़ा ही
अत्याचार किया। तो जेपी ने भी एक बयान दे दिया जी 3-4 दिन के बाद, कहा कि मैं देखता हूँ इसको। फिर बयान दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जी उसके बाद दूसरे नेता भी लोग भी जानने लगे कि आप, ये हम लोग का आंदोलन है। इसकी बिहार भर में प्रतिक्रिया हो गई। पूरे बिहार भर में, पूरे राष्ट्र में हुई या केवल बिहार में हुई? पहले बिहार में हुई। पहले बिहार में हुई। और उसने दिल्ली में भी उसका असर हुआ। आप दिल्ली में आप कह सकते हैं कि अरुण जेटली ऐसा आदमी भी बीजेपी आंदोलन जी 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 था। और बड़े बड़े लेखक, सभी पूरे देश के सभी जितने लोग चिंतक, लेखक या पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे वो जेपी के साथ हो एक गए। ऐसा स्थिति पैदा हुआ जी कि चाहे आंध्र प्रदेश हो या केरला का त्रिवेंद्रम हो, जी जेपी जाने लगे सभी लोग, सभी जगहों पर। और सभी जगह वो चर्चा राजनीतिक रूप से और कांग्रेस से जो लोग त्रस्त हैं। लेकिन एक प्रश्न और मूल प्रश्न है कि यह पूरे आंदोलन में जिस संपूर्ण क्रांति की बात जेपी ने करते हैं, आह्वान करते हैं, उससे पूर्व में भी लोहिया ने सप्त क्रांति की बात की, गांधी ने समग्र क्रांति की बात की। तो जेपी का संपूर्ण क्रांति का दर्शन क्या था, उसका तात्पर्य क्या था? देखिए, यही सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है। समाजवादी जीवन तो जिए ही, जी और समाजवादी नेताओं में सबसे टॉलेस्ट पर्सनालिटी जी इस देश में थे। जी और दूसरे पाश्चात्य देशों के भी समाजवादी नेताओं से उनका एक घनिष्ठ उनके रिश्ता रहा। घनिष्ठ संबंध था। मार्क्सवादियों से भी उनका घनिष्ठ संबंध था। वो शोध करते रहे। और जब समाजवादी भी लगा कि इस रास्ते पर ये आम लोगों का, बहुत बेहतर आम लोगों के लिए नहीं हो सकता है, तो उनके दिल में एक अंतिम व्यक्ति की कल्पना थी। अंतिम व्यक्ति की कल्पना अंतिम संपूर्ण क्रांति का मूल उद्देश्य मूल रहा। है अंतिम व्यक्ति। और इसलिए एक इसमें पूछना चाहता हूँ कि अंतिम व्यक्ति की कल्पना या अंतिम व्यक्ति तक की चिंता, ये चिंता कल्पना तो उनके जीवन में बहुत होगी, उसको तो जानना बड़ा मुश्किल है। वो चाहते थे जी कि राजनीति से लेकर समाज और समाज, संस्कृति, मानवीय मूल्य, जी इवन अध्यात्म को भी उसमें शामिल होना, उसमें शामिल किया। तो पूरे समाज के स्वरूप को भी एक बदलना आदर्श स्वरूप देखना चाहते थे। क्या यह कल्पना ही है या नहीं, इसका मूर्त आकार लिया? इसका एक उदाहरण है। उस समय जनता सरकार की गठन शुरू होना का, जनता सरकार का कॉन्सेप्ट था जी कि गांव के विवाद हो, गांव का विकास हो, गांव की जो योजना हो, जी उस गांव के सभी लोगों को मिलकर विकास का लाभ मिल सके। जी जी तो जनता सरकार को मैं मानता हूं जी कि जेपी ने वहां से अब आगे बढ़ने का निर्णय लिया था। लेकिन एक सवाल यहीं से उठ जाती है, जिस बुनियादी राजनीतिक सवाल को लेकर जेपी ने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया,
सत्ता में उस समय की जो सत्तासीन सरकार थी वो पदच्युत हो गई, उसके बाद जनता सरकार बनती है। लेकिन जिस बुनियादी सवाल के हल ढूंढने की कोशिश जनता सरकार कर रही थी, ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी कि बहुत ही जल्दी जनता सरकार पुनः बिखर गई और भारतीय जो जनमानस है उसका मोह भंग हो गया? देखिए, बहुत अच्छा ये आपने प्रसंग छेड़ा है और यह एक महत्वपूर्ण बात है। जब सरकार बन गई जी तो जेपी के दिमाग में जो स्वरूप था, कुछ निराशा उनको शुरू हुई। जी निराशा शुरू हुई कि जो आपने पूछा उनको, जो कभी कभी व्यक्त भी करते थे, और वो लोक शक्ति की बात करते हैं। लोक शक्ति की बात, उनका ये मानना था कि राजशाही और लोकशाही दोनों एक साथ काम करने का काम करें और लोकशाही को राजशाही बहुत सम्मान दे। इसके लिए उनकी सोच बराबर रही। क्या यह तुलसीदास की रामराज की जो परिकल्पना है उससे कहीं ना कहीं जुड़ती है क्या ये बातें? लोकशाही और राजशाही को मिलाकर एक नई तरह की देखिए, मैं तो राजनीति को जी एक उदाहरण के रूप में एक मैं मानता हूँ कि एक महान चिंतक ऋषि का जी जी की धारणा थी, अवधारणा थी, उसको मूर्त रूप में वो लाना चाहता था, लेकिन ला नहीं पाए। और दूसरी बात उनके साथ भी हुई जी, क्योंकि उसका जिक्र आपको जरूर कर देना चाहते हैं जी कि जब मोरारजी देसाई शपथ ले रहे थे भारत के प्रधानमंत्री, जेपी भी थे और जेपी ने भी भाषण दिया वहाँ। जी और जेपी की ये पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण थी कि मोरारजी भाई, मैं आपसे एक ही उम्मीद कर सकता हूँ कि आपकी सरकार लोकशाही के सहयोग से चले, और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता इसी बात को है। बड़ी जिम्मेवारी आपके ऊपर है। जी जी ये भारत के प्रधानमंत्री के सामने सभी जो लोग थे इकट्ठा, उनके सामने भी बातें कही थी। तो जेपी की बेचैनी भी अंतिम समय तक यह थी जी, कि वो आदमी बराबर समाज के लिए जीने का ही सपना देखता रखकर कल्पना करता था। जी 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 मतलब जेपी समाज को के तरह ही जीने की कल्पना करते थे और समाज की चिंता उनके पूरे दर्शन और उनकी पूरी राजनीति के केंद्र में था, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन समय का अभाव है और चलते चलते एक प्रश्न, अंतिम प्रश्न संक्षिप्त में आप उत्तर दीजिएगा। जेपी आंदोलन ने बिहार की राजनीति को किस रूप में प्रभावित किया? बहुत संक्षिप्त में उत्तर चाहता हूं मैं। जेपी आंदोलन से निकले हुए लोग राजनीतिक दल भी उसमें शामिल थे। जी 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 छात्र नेता भी शामिल थे, जिनको शासन करने का मौका मिला। जी उसमें कर्पूरी ठाकुर को मुख्यमंत्री होने का भी मौका मिला। जी जी और कर्पूरी ठाकुर उन लोगों में थे जी जो जेपी को नेता मानते थे। रामानंद तिवारी जेपी को नेता मानते थे, और हम लोग तो खैर उनके निर्देशन आज में तक जेपी की धारा बिहार में चल रही है।
मैं मानता हूं कि अभी चल रही है। जेपी का अनुयायी जेपी को जिस रूप में देखा है, कुछ सफलता भी मिली है। जेपी की जो धारा चल रही थी और जो अभी तक वो जीवित है और प्रासंगिक है, और मैं मानता हूं जी कि जेपी की धारा इस मामले में जीवित है जी कि बिहार की बनावट देखिएगा इसको, जी तो बिहार का एक अच्छा भाग 40%। अब थोड़ा माफ़ कीजिएगा, समय का अभाव है और हमारे पास समय नहीं है, तो मुझे लगता है कि जेपी पर बात करने के लिए लगातार कई सत्रों की ज़रूरत है, कई बार हमें आना होगा और जेपी की तरफ हमें बार बार मुड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उनका पूरा राजनीतिक दर्शन, सामाजिक दर्शन, जो चिंतन है वह गांधी विनोबा होते हुए हमारे पास उसकी थाती के रूप में हम जेपी को आज याद कर रहे हैं। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है ऐतिहासिक दृष्टि से भी, और आज हम बार बार जेपी को याद करना केवल आज के दिन ही याद न करें, बल्कि उनके पूरी वैचारिक जो विरासत है, उनके जो राजनीतिक विरासत है, उसके माध्यम से हम उन्हें याद करें और उनकी विचारधारा को आगे हम ले जाएं। यही हम आप सभी से कामना करते हैं और आप आज के इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि जोहार। आपने उस नायक की चर्चा करने का मुझको मौका उसमें शामिल किया, जी जिसके नेतृत्व में, जिसके आकर्षक व्यक्तित्व से, जिसके दर्शन से, जी जिसके चरित्र से हम प्रभावित रहे हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।